टैक्स इवेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और फैसिलिटेशन की स्कैम के आरोप लगे। 2018 में सामने आया ये फ्रॉड। इन्होंने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया। सहारा इंडिया परिवार ने लाखों गरीब डिपॉजिटर्स से हजारों करोड़ रुपए ठगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे भारत में व्हाइट कॉलर क्राइम की। क्या आप जानते हैं कि व्हाइट कॉलर क्राइम यानी सफेद कॉलर वाले अपराध हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चुपके खोखला कर रहे हैं। ये वो अपराध हैं जो बंद कमरों में सूट बूट पहने लोग करते हैं या डिजिटल दुनिया में हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स सिस्टम को ठगते हैं, बिना किसी हिंसा के, लेकिन लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ सबसे बड़े व्हाइट कॉलर स्कैम्स की, जैसे सहारा ग्रुप का धोखा, विजय माल्या का बैंक लोन फ्रॉड, मेहुल चौकसी का पीएनबी स्कैम, ललित मोदी का आईपीएल कंट्रोवर्सी, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट स्कैम, सत्यम कंप्यूटर्स फ्रॉड, शारदा चिट फंड घोटाला, केतन पारिक सिक्योरिटीज स्कैम, स्टर्लिंग बायोटेक बैंक फ्रॉड और बढ़ते साइबर क्राइम्स। हम देखेंगे कि ये अपराध आम आदमी पर कैसे असर डालते हैं। ऊंची ब्याज दरें, कम डिपॉजिट रिटर्न्स और राष्ट्र को होने वाला नुकसान। साथ ही कैसे बैंक अधिकारी, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट इन अपराधों में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जंग की कहानी। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, व्हाइट कॉलर क्राइम की शुरुआत करते हैं कुछ शॉकिंग उदाहरणों से। पहला, सहारा ग्रुप का स्कैम। याद है, सहारा इंडिया परिवार ने लाखों गरीब डिपॉजिटर्स से हजारों करोड़ रुपए ठगे। 2012 में यह स्कैम सामने आया, जब सहारा ने ओएफसीडी स्कीम के जरिए बिना सेबी की मंजूरी के करीब 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जमा किए। ज्यादातर निवेशक गरीब थे, गांव से, जो अपनी मेहनत की कमाई बचाकर जमा कर रहे थे। सुब्रत राय को जेल हुई और अब तो वो इस दुनिया को छोड़कर भी चले गए, लेकिन पैसा वापस मिलना अभी भी सपना है। लाखों परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे की पढ़ाई रुक गई, बुढ़ापे की बचत चली गई। अगला नाम विजय माल्या। किंग ऑफ गुड टाइम्स, जो किंगफिशर एयरलाइंस चलाते थे। इन्होंने 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया, लेकिन कभी लौटाया नहीं। फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2016 में देश छोड़कर यूके भाग गए। आज भी एक्सट्राडिशन का केस चल रहा है। सोचिए, एक अमीर शख्स कैसे बैंकों को चूना लगा जाता है। फिर मेहुल चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी का पीएनबी स्कैम। - 2018 में सामने आया ये फ्रॉड, जहां पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलओयू के जरिए 12,000 से 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। चौकसी एंटीगुआ भाग गए, जहां से भारत उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा है। यह ज्वेलरी बिजनेस के नाम पर हुआ धोखा, जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। ललित मोदी, आईपीएल के फाउंडर, 2010 में आईपीएल में टैक्स इवेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और फैसिलिटेशन की स्कैम के आरोप लगे। बोली में अनियमितताएं, राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग, सब कुछ। वो भी देश छोड़कर यूके भाग गए। आईपीएल जैसा ग्लैमरस गेम भी स्कैम से अछूता नहीं रहा। हर्षद मेहता का 1992 का स्टॉक मार्केट स्कैम, जिसने सेंसेक्स को क्रैश कर दिया। मेहता ने बैंकों से 4,000 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से उधार लिए और स्टॉक मार्केट में हेरफेर किया। नतीजा, आरबीआई को 1 लाख करोड़ का नुकसान और हजारों छोटे निवेशक बर्बाद। सत्यम कंप्यूटर्स का 2009 का स्कैम, इंडिया का एनरॉन,
रामलिंगा राजू ने 7,000 करोड़ रुपए के फर्जी अकाउंट्स बनाए, स्टॉक 78% गिरा, 13,000 कर्मचारी बेरोजगार हुए। शारदा चिट फंड घोटाला, जिसने 30 लाख निवेशकों से 2500 करोड़ ठगे, सिक्योरिटीज स्कैम किया। स्टर्लिंग बायोटेक में संदेशारा भाइयों ने 5,000 करोड़ का लोन लिया और यूएई भाग गए। और अब साइबर क्राइम्स, व्हाइट कॉलर क्राइम का नया चेहरा। आजकल साइबर फ्रॉड्स की बाढ़ आ गई है। फिशिंग ईमेल्स, फर्जी यूपीआई लिंक्स और ऑनलाइन स्कैम्स के जरिए लाखों करोड़ों लोग गंवाते हैं। 2023 में भारत में साइबर क्राइम से 1.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल सिस्टम्स को हैक करते हैं, बैंक अकाउंट्स खाली करते हैं, डेटा चुराते हैं। ये अपराध भी व्हाइट कॉलर है, क्योंकि इन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और बिना हिंसा के अंजाम दिया जाता है। ये सभी स्कैम्स दिखाते हैं कि कैसे अमीर, पावरफुल लोग या स्मार्ट क्रिमिनल्स सिस्टम का फायदा उठाते हैं और आम आदमी की जिंदगी बर्बाद होती है। अब सवाल यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम आम आदमी पर कैसे असर डालते हैं। दोस्तों, ये विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। हर स्कैम राष्ट्र को चोट पहुंचाता है। बैंक लोन फ्रॉड से एनपीए, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, बढ़ते हैं। बैंकों को नुकसान होता है तो वे रिकवर करने के लिए आपसे ऊंची ब्याज दर वसूलते हैं। होम लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। आपकी डिपॉजिट्स पर कम ब्याज मिलता है क्योंकि बैंक घाटा कवर करते हैं। साइबर क्राइम्स का असर और भी खतरनाक है। एक फर्जी लिंक पर क्लिक और आपका बैंक अकाउंट खाली। लोग अपनी जिंदगी भर की बचत खो देते हैं। सहारा और शारदा जैसे स्कैम्स में गरीबों की बचत डूब जाती है। तो साइबर फ्रॉड्स में मिडिल क्लास और युवा निशाना बनते हैं। राष्ट्र स्तर पर अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है, विकास दर गिरती है, महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ते हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम से सालाना हजारों करोड़ का नुकसान होता है, जो स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स पर खर्च हो सकता था। लोग बैंकों और डिजिटल सिस्टम्स पर भरोसा खो देते हैं, निवेश कम करते हैं। हर स्कैम हमें अवसर से वंचित करता है, हर फ्रॉड हमें विकास को देरी करता है। दोस्तों, ये बड़े स्कैम्स अकेले नहीं होते। इनमें बैंक अधिकारी, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स की मिलीभगत होती है। बैंक अधिकारी अपर्याप्त कोलेटरल पर लोन अप्रूव करते हैं, रिश्वत लेकर या दबाव में। पीएनबी स्कैम में कर्मचारियों ने फर्जी एलओयू जारी किए। माल्या केस में भी बैंकर्स ने नियम तोड़े। पॉलिटिशियन बैंक अपॉइंटमेंट्स में दखल देते हैं, जांच में रुकावट डालते हैं। आईपीएल स्कैम में राजनीतिक प्रभाव का आरोप लगा। कई बार वो खुद कंपनियों से जुड़े होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स फाइलें रोकते हैं, इंफॉर्मेशन लीक करते हैं या रेगुलेटरी गैप्स छोड़ते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पब्लिक सर्वेंट्स अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। साइबर क्राइम्स में अक्सर अंदरूनी लोग शामिल होते हैं जो सिस्टम की कमजोरियां लीक करते हैं। यह मिलीभगत सिस्टम को कमजोर करती है। दोस्तों, व्हाइट कॉलर क्राइम से लड़ने के लिए हमें सिस्टम को मजबूत करना होगा। पहला, कानूनी तंत्र को सुव्यवस्थित करना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले अलग अलग कोर्ट्स में चलते हैं, जिससे देरी होता है। एक ही जज को दोनों केस हैंडल करने चाहिए ताकि समय और संसाधन बचे। दूसरा, लोन संबंधी अपराधों में जवाबदेही बढ़ानी होगी। बैंक अधिकारियों और बोरोवर्स पर सख्त सजा और साजिश के आरोप लगाए जाएं। तीसरा, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स स्कीम्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बंद करें। केवल आरबीआई रेगुलेटेड बैंक ही डिपॉजिट ले सकें। चिट फंड्स जो गरीबों को लुभाते और ठगते हैं, उन पर पूरी तरह बैन लगे। साइबर क्राइम्स से निपटने के लिए डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत करना होगा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना का कहना है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां मदद करने के बजाय उत्पीड़न करती हैं और यह डर लोगों को उनसे संपर्क करने से रोकता है, जिससे साइबर अपराधी स्थिति का फायदा उठाकर व्यक्तियों को डिजिटल रूप से परेशान करते हैं। जस्टिस खन्ना का मानना है कि न्याय मांगने के बजाय कई लोग डर के कारण उत्पीड़कों को पैसे दे देते हैं। अब समय आ गया है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां अधिक सुलभ बने और जन जागरूकता बढ़े। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है जो इस मुद्दे को वास्तव में हल करने में मदद कर सकती है। वित्तीय कानूनों में संवेदनशीलता जरूरी है। जानबूझकर फ्रॉड और अनजाने में हुई गलती को अलग करना होगा। न्याय व्यवस्था की ताकत सजा की कठोरता में नहीं, बल्कि न्याय की निश्चितता में है।
समाज जितना समृद्ध होगा अपराध उतने ही वाइट हो जाते हैं। आज पैसा जेबों से नहीं सिस्टम से चोरी होता है। यूपीआई ने कैश तो हटा दिया लेकिन भ्रष्टाचार डिजिटल हो गया। हमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और पब्लिक अवेयरनेस पर फोकस करना होगा। व्हाइट कॉलर क्राइम न केवल कानून की सीमाओं को चुनौती देता है बल्कि शासन की अंतरात्मा को भी। हमें व्यक्तिगत कर्तव्य और नैतिकता को बढ़ावा देना होगा। प्रोफेशनल्स को विसल ब्लोअर बनना होगा ताकि सिस्टम में अखंडता बनी रहे। अब सुनते हैं विशेषज्ञों की राय। पहले पूर्व ईडी डायरेक्टर करनैल सिंह। कॉलर क्राइम का, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी इंक्लूडेड है, कंट्री के डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है। जो कंट्री का डेवलपमेंट का पैसा है, अगर लोग उसको फ्रॉड करेंगे, उसको डेवलपमेंट में नहीं लगाएंगे, तो आम सिटीजन्स पे उसका प्रभाव पड़ता है। और जो हमारी इकोनॉमी है जिस रेट से बढ़नी चाहिए उस रेट से नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए वाइट कॉलर क्राइम पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी इससे किस तरह से प्रताड़ित हो रहा है? आम आदमी, एक तो डेवलपमेंट, अगर देश का डेवलपमेंट होगा तो उसका फ़ायदा आम आदमी को भी होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी कंट्री में। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एक आम आदमी अपना बिजनेस करता है और एक फ्रॉडस्टर्स अपना बिजनेस करता है, तो इस बिजनेस में फ्रॉडस्टर की जीत होगी क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा बिजनेस, वो अपने ओरिजिन ऑफ डर्टी मनी को छिपाने के लिए इनकम कर वो बिजनेस कर रहा है। लेकिन आम आदमी जो अपना बिजनेस करेगा वो बिजनेस करेगा प्रॉफिट के लिए, तो हमेशा बिजनेस में हारेगा इस तरह के लोगों से। बचे कैसे आम आदमी से इस तरह की? इससे बचने का एक ही तरीका है कि ब्यूरोक्रेसी में ऑनेस्टी आए, पॉलिटिशियंस में ऑनेस्टी आए, ताकि वाइट कॉलर क्राइम पे अंकुश लगेगा उससे। और हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तेज़ी से काम करें और साथ में जो कोर्ट में हमारे पेंडिंग केसेस हैं, करीब 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं आज की डेट में, अगर जो वाइट कॉलर और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो ज़्यादा जल्दी डिसाइड हों तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। करनैल सिंह का यह भी मानना है कि लीड एजेंसी कॉन्सेप्ट अपनाएं ताकि जांच में डुप्लीकेशन ना हो। अक्सर एक ही केस की जांच करने वाली एजेंसियां सबूत साझा नहीं करती, जिससे अभियोजन अधूरा रहता है। सीनियर एडवोकेट और बीजेपी स्पोक्सपर्सन नलिन कोहली को भी सुनते हैं। में धीरे धीरे जो बदलाव आता है और मार्केट फोर्सेस के चलते वाइट कॉलर क्राइम बढ़ गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कानून बदलते हैं और समाज की जो आवश्यकता हैं, ऐसे अलग अलग वाइट कॉलर क्राइम्स को रोकने के लिए उनके लिए नए कानून बनते हैं, नए रेगुलेशंस आते हैं और इसमें रोक लगाने की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट से परे है ये काम। कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए बैंकों का लोन लेके उनका दुरुपयोग करे, दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए किसी चीज़ को समाज से खींच के ले जाए अपने स्वार्थ के लिए, मकान के लिए या पैसे के लिए, वो उचित नहीं है। लेकिन साथ साथ कानून में ये भी देखने की आवश्यकता है कि कोई कंपनी काम कर रही है, अगर जेन्युइन कारणों से ख़राब हो गई या वो लोन में दिक्कत आई, उसका ये मतलब नहीं है क्राइम है। तो क्रिमिनल्स को पकड़ना है और रिवॉर्ड करना है जो लोग मेहनत करते हैं, और उसी में समाज आगे बढ़ेगा। नलिन कोहली की बात सही, नैतिकता और अनुपालन पर ध्यान देना होगा। अगर हम स्रोतों को सुखा दें तो अपराध कम होंगे। दोस्तों, व्हाइट कॉलर क्राइम और साइबर क्राइम से लड़ाई सबकी जिम्मेदारी है। विसल ब्लोअर्स बने, नैतिकता अपनाएं और सिस्टम पर नजर रखें। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करें और फर्जी लिंक्स से सावधान रहें। अगर हम अपराध के स्रोत सुखा दें तो भारत का भविष्य मजबूत होगा। ट्रस्ट और अखंडता विकसित भारत की नींव है। अगर वीडियो पसंद आया तो न्यूज पिकल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आपका क्या विचार है। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। नमस्कार, जय हिंद।